दुनिया परिवर्तन के निर्णायक दौर से गुजर रही है। पूरे विश्व में राजनीतिक उथल पुथल तेजी से बढ़ रही है। आधुनिक व्यावसायिक उपनिवेशवाद रोज नए कलेवर में विश्व के देशों को प्रलोभ और धमकी के रास्ते अपने जद में लेने की जुगत में लगा हुआ है। विश्व के कई देश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद व्यावसायिक गुलामी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। हाल ही के घटनाक्रम में अमेरिका ने भारत के साथ व्यावसायिक गुलामों सा व्यवहार करने की बड़ी भूल की और परिणाम स्वरूप भारत ने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता को किसी भी व्यावसायिक लाभ से सर्वोच्च मानते हुए अपने दशकों पुरानी नीति की पुनर्समीक्षा का निर्णय लिया। और उस निर्णय से जन्म लेती है भारत की मौजूदा वैश्विक नीति जो दुनिया की किसी भी तरह की तानाशाही को अस्वीकार्य घोषित करती है और दुनिया को बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ ले जाने को प्रेरित करती है। भारत अपनी मौलिकता को लेकर ऐतिहासिक रूप से प्रतिबद्ध है। दुनिया की कोई भी ताकत भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकती। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अनुप्राणित हमारा जीवन दर्शन किसी के अहित की संकल्पना से बहुत दूर है, किंतु हमारे धैर्य और स्वाभिमान पे आंच आएगी तो प्रत्युत्तर को भी हम संकल्पित हैं। पहले की ही तरह हमारी मौजूदा नीति का केंद्र है भारत की समृद्धि, और भारत की समृद्धि के लिए भारत को जो करना आवश्यक लगेगा तो भारत करेगा। यदि भारत अपने कल्याण के लिए यथोचित कदम उठाने में स्वतंत्र नहीं हुए तो हमारी स्वतंत्रता का मतलब क्या है, मूल्य क्या है? वो बेमानी है और हमारी स्वतंत्रता हमें हमारी प्राणवायु की तरह प्यारी है। आज का यह अंक हमारी इन्हीं कवायदों और इसके पश्चिमी जगत के दृष्टिकोण का मिला जुला रूप है। डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस, फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस। ये जॉन एफ कैनेडी का कोट है जो यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। शायद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कोट पढ़ा नहीं है, अपने ही देश के पूर्व राष्ट्रपति के बारे में उनको शायद जानकारी कम है। प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा, पश्चिमी जगत की बहुआयामी दृष्टि। इस जो वीडियो में हम जो समीक्षा का हमारा मूल केंद्र है, मोटो है, वो ये है कि जो वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है स्पेशली भारत के नज़रिए से, उसमें पश्चिमी जगत की क्या भूमिका है, पश्चिमी जगत की मीडिया कैसे इसको देखती है, पश्चिमी जगत के प्रमुख राजनयिक इसको कैसे देखते हैं। हम इसको ही केंद्र में रख करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ सबसे जरूरी ये जानना है कि दुश्मन या दोस्त परमानेंट नहीं होते। बात यहाँ हो रही है किसकी? बात हो रही है वैश्विक संबंधों की। सिर्फ राष्ट्रहित परमानेंट होता है। आज जो दोस्त है वह कल दुश्मन हो सकता है, कल का दुश्मन आज का दोस्त। राष्ट्रहित ही अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है, स्थायी है। यही प्रयोजनवाद है और यही प्रैग्मैटिज्म है, यही श्रेष्ठ विचारधारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में संपन्न हुई चीन यात्रा को पश्चिमी दुनिया, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि इसे एक भू राजनीतिक पुनर्संयोजन के महत्वपूर्ण क्षण के रूप में माना गया है। किसके रूप में माना गया है? भू राजनीतिक पुनर्संयोजन। आम सहमति से उत्पन्न होने वाला कथन यह है कि यह यात्रा खासकर मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जैसे नेताओं के एक मंच पर आने से उत्पन्न शक्तिशाली दृश्य अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था के लिए एक उभरते हुए गैर पश्चिमी प्रतिभार का संकेत है। ये जरूरी भी है, संतुलन बहुत जरूरी है। विश्व एक ध्रुवीय नहीं रह सकता है। जिस तरह से अमेरिका की तानाशाही चल रही है, बिल्कुल नहीं रह सकता है और ये होना भी नहीं चाहिए, स्वीकार्य भी नहीं होना चाहिए किसी को। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार यह घटना अमेरिका और भारत के बीच तेजी से बिगड़ते संबंधों का सीधा परिणाम है, जो अमेरिकी व्यापार संरक्षणवाद और भारत पर उसके दंडात्मक शुल्कों से प्रेरित है। यह रिपोर्ट अमेरिकी सरकार द्वारा शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन को मात्र दिखावटी कहकर खारिज करने और इसके विपरीत उसके अपने विदेश नीति प्रतिष्ठान द्वारा व्यक्त की गई चिंता के बीच के गहरे विरोधाभास को उजागर करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो वहाँ पे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनके अलग स्टेटमेंट है, मीडिया का अलग स्टेटमेंट है, जो सरकारी प्रतिष्ठान है उनका अलग स्टेटमेंट है। तो सबके जो स्टेटमेंट है, जो उनके विचार हैं, उसमें क्या विरोधाभास है, हम इसको आगे चल के देखते हैं। इसमें विश्लेषण से पता चलता है कि अमेरिकी नीतियां अनजाने में उन गठबंधनों, विशेष रूप से क्वाड को कमजोर कर रही हैं जिन्हें मजबूत करने के लिए अमेरिका ने पूर्व में सब कुछ किया। यह रिपोर्ट घनिष्ठता के सनसनीखेज मीडिया बयानों और एक अधिक संयत विशेषज्ञ दृष्टिकोण के बीच अंतर करती है कि भारत एक बहुध्रुवीय दुनिया में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए रणनीतिक स्वायत्तता की एक व्यवहारिक रणनीति अपना रहा है। भू राजनीतिक मंच का निर्धारण। इस समीक्षा का उद्देश्य जो आप देख रहे हैं, जो आगे आप देखेंगे, तो इस समीक्षा का उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा के इर्द गिर्द पश्चिमी आख्यान को कई पहलुओं से अलग करके समझना है।
इसका लक्ष्य प्रमुख विषयों, विरोधाभासी दृष्टिकोणों और अंतर्निहित रणनीतिक निहितार्थों की पहचान करना है। यह समीक्षा न केवल यह समझने का प्रयास करती है कि पश्चिमी परिप्रेक्ष्य क्या है, बल्कि यह भी कि यह क्यों है और इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या हो सकते हैं। यात्रा से पूर्व का संदर्भ हम इसमें देखते हैं तो एक राजनीतिक चौराहे पर यह यात्रा किसी भी राजनीतिक शून्य में नहीं हुई। यह अमेरिका भारत संबंधों में एक महत्वपूर्ण गिरावट के बाद हुई, जिसकी विशेषता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर अतिरिक्त शुल्कों का लगाया जाना था, जिससे कुल शुल्क टोटल टैक्स बढ़कर 50% बढ़ जाता है। इस कार्रवाई को स्पष्ट रूप से भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर अंकुश लगाने से इनकार करने से जोड़ा गया था, एक नीति जिसे अमेरिकी यूक्रेन में रूस के युद्ध का समर्थन करने के रूप में देखता है। हालांकि ये अलग मुद्दा है कि वो ये भारत पे आरोप लगाते हैं कि वो इस तरह से तेल खरीद रहे हैं रूस से, तो रूस को मजबूत कर रहे हैं और यूक्रेन को कमज़ोर कर रहे हैं, तो ये युद्ध लंबा खिंचेगा। जबकि इसमें बहुत सारे और एंगल हैं। यूरोप के ही कई राष्ट्र हैं जो रसिया से गैस लेते हैं और तमाम सारी चीज़ें वहाँ से ले रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ ये सारा प्रतिबंध भारत के ऊपर लगाया गया है। तो ये एक तरह से इन लोगों की डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। हम इसको आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक नीति जिसे अमेरिका यूक्रेन में रूस के युद्ध का समर्थन करने के रूप में देखता है, इसलिए यात्रा के समय को एक शक्तिशाली संकेत के रूप में प्रस्तुत किया गया जो अमेरिकी आर्थिक दबाव का सीधा जवाब था। संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन एक भू राजनीतिक स्थल के रूप में पश्चिमी विश्लेषण में अगर देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन को चीन और रूस के लिए प्रभाव डालने और ग्लोबल साउथ के साथ एकजुटता बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण गैर पश्चिमी मंच के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है इसमें क्या, गैर पश्चिमी मंच। इस समूह को उन संगठनों में से एक के रूप में वर्णित किया जाता है या फिर वर्णित किया गया है जिनमें पश्चिम शामिल नहीं है, और यह अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देने की क्षमता रखता है। पश्चिमी मीडिया का विश्लेषण देखते हैं। नई विश्व व्यवस्था, ध्यान दीजिए, नई विश्व व्यवस्था जो वहाँ की मीडिया में चर्चा में है ये वाक्य, और अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती। जेरूसलम पोस्ट, CNN और द वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे पश्चिमी मीडिया आउटलेट इस यात्रा को विश्व व्यवस्था परिवर्तनकारी और वाशिंगटन के लिए एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखते हैं। वे मोदी, सी और पुतिन की एक ही मंच पर उपस्थिति के प्रतीकवाद पर जोर देते हैं, यह इंगित करते हुए कि यह उन महत्वपूर्ण विश्व समूहों में से एक है जिनमें पश्चिम शामिल नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है कि एससीओ शिखर सम्मेलन अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है और एक बहुध्रुवीय दुनिया के चीन के दृष्टिकोण को बल दे सकता है। बहुध्रुवीय जो दृष्टिकोण है वो इकलौता चीन का नहीं है, भारत का भी है। विश्व के कई राष्ट्र हैं जो चाहते हैं कि बहुध्रुवीय दुनिया हो। इस यात्रा को ग्लोबल साउथ की एकजुटता और अमेरिकी दबाव के लिए एक उभरते हुए प्रतिभार के रूप में देखा जाता है, संतुलन के रूप में इसे देखा जा रहा है। मीडिया का नई विश्व व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि एक गहरी पहले से मौजूद पश्चिमी चिंता को दिखाता है। एक रेडिट टिप्पणी में कहा गया है कि पश्चिमी मीडिया चीन की प्रगति को खतरा के रूप में चित्रित करता है और सभी अंतःक्रियाओं को एक पश्चिमी केंद्रित, अक्सर नकारात्मक लेंस के माध्यम से प्रस्तुत करता है, बिल्कुल संकीर्ण तरीके से। इस प्रकार नई विश्व व्यवस्था शीर्षक एक भू राजनीतिक विश्लेषण के साथ साथ एक वैचारिक प्रारूपण उपकरण भी है। इस यात्रा का उपयोग पश्चिम के पतन और एक नए प्रतिद्वंदी गुट के उदय के बारे में एक पूर्व निर्धारित कहानी के लिए प्रमाण के रूप में किया गया है। ये हैं पीटर नवारो साहब, ये वहाँ पे यूएस के व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र नेता मोदी को दुनिया के दो सबसे बड़े तानाशाहों पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मिलते देखना शर्मनाक था, इस बात का कोई तुक नहीं बनता। ये कौन कह रहा है? ये पीटर नवारो कह रहे हैं। और इन्हीं का एक और बयान है, उन्होंने भारत को रूसी तेल का लैंड्रोमेट कहा और एक दिन पहले ही कहा था कि ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं और इसे रोकने की जरूरत है। दरअसल इनका ये जो बयान आया था, ब्राह्मण वाला जो बयान इनका भी हाल ही में आया है कि ब्राह्मण जो है वो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं भारत में और लोगों की कीमत पर और अन्य भारतीय की कीमत पर। ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, जिसके माध्यम से ये यहाँ की देश को अशांत कर सकें, देश को धीरे धीरे गृह युद्ध की तरफ झोंक सकें। ये लोग यही करते आए हैं, हमेशा से करते आए हैं। अगर इनके प्रभाव को देखते हैं तो दुनिया में कई देश हैं। अगर हम एक फॉर एग्जांपल लेते हैं वियतनाम युद्ध जो 1955 से लेकर 1975 तक चला,
अफगानिस्तान 1979 से फिर 89 तक, उसके बाद 2001 से लेकर 2021 तक चला। इराक 2003 के बाद से मामला वहाँ पे शुरू होता है। सीरिया में 2011 के बाद से ये लोग यही करते हैं। लैटिन अमेरिकी देश जिसमें अगर देखते हैं तो निकारागुआ है और ग्वाटेमाला है, चिली है, ऐसे तमाम मुल्क हैं। लीबिया है जिनको इन लोगों ने अस्थिर किया है। वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे थे उनको हवा दे करके वहाँ पे गृह युद्ध करवाया, मनचाहे तरीके से सरकारें बदली। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पीटर नवारो का ये जो बयान आया है, ये भारत के जो आंतरिक मसले हैं, जो यहाँ पे जो स्थितियाँ हैं, उसको हवा दे करके ये यहाँ पे ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करना चाहते हैं जैसा दुनिया के कई देशों के साथ इन लोगों ने किया है। दूसरी तरफ इनका ये बयान सरकार को सीधे सीधे एक धमकी भी है कि यदि आप हमारे खेमे से कहीं और जाते हैं तो हम आपके देश को गृह युद्ध में झोंक देंगे, अशांत बना देंगे। हालांकि इनको बढ़िया सबक मिलेगा और इनके जो दिन के सपने हैं वो दुरुस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, हमारे देश में जो भी समस्या है हम उसको अपने तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, अब पहली चीज़ तो ये है कि आप होते कौन है कहने वाले कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए। हमारे देश का मामला है, हम उसको अपने तरीके से समझेंगे। और जिस तरह से आप ये बयान दे रहे हैं, इनको शायद ये भी नहीं पता है कि जो रिफाइनरी लगी है जिसको ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो लैंड्रोमेट है, तो इनको पता होना चाहिए कि जो यहाँ रिफाइनरी है वो ब्राह्मण नहीं है वो लोग। तो मोदी एक लोकतांत्रिक नेता का तानाशाही शासनों के नेताओं सी और पुतिन के साथ मिलने वाला बयान जो इन्होंने दिया था, इस मौजूदा कड़ी में पूरी तरह से फिट बैठता है कि ये दरअसल कितने बौखलाए हुए हैं ये लोग। अमेरिका भारत संबंध में गिरावट, साझेदारी से खतरे की ओर। यात्रा के समय को स्पष्ट रूप से भारतीय निर्यातों पर अमेरिकी शुल्कों से जोड़ा गया है, जो बढ़कर 50% हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इस व्यापार युद्ध के कारण के रूप में दिखाया गया है। निश्चित रूप से ट्रंप ही इस व्यापार युद्ध के कारण है। द गार्डियन का कहना है कि इस संघर्ष ने भारत और अमेरिका के बीच कई वर्षों के गहरे सहयोग को उलट दिया है। विदेश नीति के विशेषज्ञों और टिप्पणीकारों ने इसे अमेरिका के लिए एक राजनयिक झटका मानते हुए आघात और निराशा व्यक्त की है। उपलब्ध जानकारी एक स्पष्ट कारण और प्रभाव की श्रृंखला प्रस्तुत करती है। ट्रंप की लेन देन पर आधारित विदेश नीति कारण कि अमेरिका ने रूस की नीति को लेकर भारत पर शुल्क लगाया। इससे एक प्रमुख साझेदार अलग थलग हो गया और वह प्रतिद्वंदियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने लगा। मोदी की पहले से निर्धारित एससीओ यात्रा भारत की स्वतंत्रता का संकेत देने का एक शक्तिशाली साधन बन गई। इस प्रकार यह यात्रा एक गहरी दरार का लक्षण है। अमेरिकी पत्रकार रिक सांचेज द्वारा अपमानजनक और अज्ञानी के रूप में वर्णित दंडात्मक अमेरिकी शुल्क एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और अज्ञानी के रूप में वर्णित किया। अज्ञानी इसलिए है कि ये ट्रंप महोदय जो है ना, इनको कुछ पता है नहीं, बस जो समझ में आया कोई सनक सवार हुई वो कर देना। इनको लगता है कि पूरी दुनिया के हम मालिक हैं और हमारे सामने शतरंज पे सारे बिसात पे सब बैठे हुए हैं, जिसको जहाँ उठा के रखना चाहेंगे हम रख देंगे। लेकिन इनको ये पता चल जाएगा जल्दी ही कि दुनिया बदल गई है। बहरहाल तो रिक सांचेज ने इसे अपमानजनक और अज्ञानी के रूप में वर्णित किया। वो ट्रंप के बारे में कह रहे हैं कि ट्रंप एक सामान्य असहमति तेल आयात की स्थिति को एक पूर्ण राजनयिक संकट में बदल देते हैं। यह संकट बदले में नई दिल्ली को बीजिंग के साथ तनाव को कम करने के प्रयासों को तेज करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है, जो पहले से ही चल रहा था। निसंदेह बीजिंग से हम अपने संबंधों को पहले से ही सुधारने में लगे हुए थे। चीन भी हमारे साथ, बीजिंग भी नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा था और उसको ज़्यादा बल मिला है इस घटना से, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यहाँ ये स्पष्ट समझ के चलिए, ये मान के आपको इसलिए चलना है क्योंकि यही तथ्य है और यही सत्य है। ये जो घटना आप देख रहे हैं, एससीओ में भारत की सहभागिता को देख रहे हैं आप, ये कोई अचानक से प्लान नहीं किया गया है कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया तो इसकी वजह से हमको उधर जाना पड़ा। ये पहले से ही चल रहा है, ये कई सालों से चल रहा है। अमेरिका के बचकाने कार्यों ने अनजाने में भारत को अपने पुनर्संयोजन को औपचारिक रूप देने के लिए एक आदर्श अवसर और तर्क प्रदान किया है। बस इतना सा ही है। भारत के साथ ट्रंप प्रशासन के कड़े रुख पर अमेरिका में भी असहजता है और रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने कुछ दिन पहले ही मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई थी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी ने भी इस पर चिंता जाहिर की थी और कहा था कि ट्रंप अपनी नीतियों से अपने सहयोगियों को दूर कर रहे हैं। ये देखिए, ये पाकिस्तान के लिए भारत की कुर्बानी, ये कह रहे हैं कौन? ये बाइडेन प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA रहे हैं, ये जेक सुलिवन। तो जेक सुलिवन महोदय क्या कह रहे हैं कि अमेरिका ने दशकों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ अपने संबंधों को बनाने का काम किया है।
चीन के रणनीतिक खतरे से निपटने के लिए अमेरिका को भारत के साथ टेक्नोलॉजी और आर्थिक मुद्दों पर गठबंधन करना चाहिए। सुलिवन ने आगे कहा कि अगर अमेरिका के दोस्त और दुनिया के दूसरे देश यह मानने लगे कि वे किसी भी तरह से अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, तो यह लंबे समय में अमेरिकी जनता के हित में नहीं होगा। ये जैक सुलिवन ने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि अमेरिका की साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। लोगों को यहाँ मानना है कि चीन पे विश्वास नहीं किया जाता, और मैं मान के ये चलता हूँ कि चीन के साथ आप विश्वास करें या ना करें, वो क्षेत्रीय मुद्दों से संबंधित, हमारा बॉर्डर से कुछ रिलेटेड मामला है, इन सब मुद्दों से है। लेकिन अमेरिका जो है, अमेरिका के ऊपर कभी कोई विश्वास किया नहीं जा सकता है। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, यूरोप इसके साथ में हमेशा खड़ा था, लेकिन इसने यूरोप को बदले में क्या दिया है? नाटो, आपको लगता होगा नाटो दिया, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि नाटो की कितनी कीमत चुका रहा है यूरोप। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यूएस की पॉलिसी ऐसी है कि वो किसी के प्रति वफादार बन के बहुत दिन तक रहे नहीं हैं। उनकी सारी वफादारी उनके व्यवसाय से संबंधित है, उनके लाभ से संबंधित है, और उनकी दुनियावी दादागिरी से संबंधित है। ठीक है, उनको दुनिया में आप मान के चलिए कि वो सबसे बड़े हैं, उनके इशारे पे पूरी दुनिया चलती रहे, तो फिर ठीक है, आप इसको वफादारी समझिए या फिर आप इसको गुलामी कह सकते हैं। ये आप अपने लिए पर्याप्त शब्द या उपयुक्त शब्द ढूंढ सकते हैं कि इसको कहेंगे किस तरह से या फिर देखेंगे किस तरह से। लेकिन हकीकत जो है, यथार्थ जो है, वो यही है कि अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो जैक सुलिवन उसी चीज़ को यहाँ पे कह रहे हैं कि दुनिया के दूसरे देश यह मानने लगे कि वे किसी भी तरह से अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, तो यह लंबे समय में अमेरिकी जनता के हित में नहीं होगा। जैक सुलिवन। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड के बारे में बात करते हैं हम। कई स्रोत यह चिंता व्यक्त करते हैं कि यात्रा क्वाड को कमजोर करती है, जो अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक समूह है, जिसे चीन का प्रतिसंतुलन करने के लिए डिजाइन किया गया था। विशेषज्ञ इस बात से चिंतित हैं कि ट्रंप की द्विपक्षीयता और शुल्कों के लिए वरीयता क्वाड की सामूहिक प्रासंगिकता को खतरा दे रही है, और यह सामंजस्य खो रहा है। कौन खो रहा है? क्वाड खो रहा है। आगामी क्वाड शिखर सम्मेलन में ट्रंप की नियोजित भागीदारी को रद्द करना इस आंतरिक दरार का नवीनतम संकेत माना जाता है। दरअसल इसके पीछे कारण ये है ना कि ये ट्रंप महोदय, अब ये इनकी पिछले जो कार्यकाल 4 वर्ष का इनका रहा, उसमें ये चीन को निशाने पे लिए रहे, और इस बार का जो 4 वर्ष का कार्यकाल है, तो ये इनके ध्यान में, इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यूएस चल रहा है। अमेरिका फर्स्ट का नारा भी इन्होंने दिया था। तो ये एक तरीके से आप देखिए ना, ये भ्रमित नेता हैं, ठीक है, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। पहले कार्यकाल में कुछ और लेके चल रहे हैं, दूसरे कार्यकाल में कुछ और लेके चल रहे हैं। तो आपका क्या ही कहा जा सकता है, क्या ही होगा। मुझे तो आश्चर्य होता है कि अमेरिका में कैसे लोग हैं जो ये भाई साहब को वहाँ सत्ता में बिठा के रखे हुए हैं। बहरहाल रिपोर्ट बताती है कि क्वाड में अमेरिका के सभी 3 साझेदार, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, स्वतंत्र रूप से चीन के साथ जुड़ रहे हैं, संभवतः ट्रंप की नीतियों के जवाब में। रिपोर्ट बताती है कि क्वाड में अमेरिका के सभी 3 साझेदार, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, स्वतंत्र रूप से चीन के साथ जुड़ रहे हैं, संभवतः ट्रंप की नीतियों के जवाब में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विडंबना है कि जिन नीतियों को अमेरिका को पहले रखने, यूएस फर्स्ट को रखने और चीन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था, वे ही चीन विरोधी गठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसे पिछले ट्रंप प्रशासन ने बनाया था। पिछले ट्रंप प्रशासन में ही इन्होंने जिन नीतियों को बनाया था, उन नीतियों को ही खत्म करने में लगे हुए हैं ट्रंप महोदय। भ्रमित नेता हैं ये। एक शोध स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है, अंत में यह ट्रंप की अपनी नीतियां हो सकती हैं, न कि चीनी कूटनीति, जो उनके एक बार के शानदार चीन विरोधी विचार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्वाड कभी एक औपचारिक गठबंधन नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक संरेखण था। बिल्कुल सही है। इसका अनौपचारिक स्वरूप इसे नेतृत्व शैली में बदलाव के प्रति संवेदनशील बनाता है। ट्रंप का अनियमित नेतृत्व और अत्यधिक आक्रामक और अक्सर अपमानजनक शुल्क नीति सहयोगियों को विरोधियों के रूप में मानकर उन्हें अलग थलग करती है। यह राष्ट्रों के अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करने के लिए मजबूत करता है, जिसमें एक बहुध्रुवी दुनिया में चीन के साथ जुड़ना शामिल है। यह बदलाव दर्शाता है कि अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था की नींव, विश्वास और पूर्वानुमेयता, प्रेडिक्टेबिलिटी का क्षरण हो रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप वास्तविक समय में सामने आ रहे हैं। अमेरिकी सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया अगर हम देखते हैं, जो मौजूदा परिदृश्य है, हालात हैं, तो उनका क्या है सीन। अमेरिकी सरकार का संदेश विरोधाभासी है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का इस शिखर सम्मेलन को काफी हद तक दिखावटी और एक पुराना सम्मेलन कहकर महत्वहीन मानते हैं। हालांकि वे साथ ही भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद की आलोचना भी करते हैं। इसके बारे में हमारे देश में एक कहावत है इनकी इस कथन पे, खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे।
एक अलग कदम में राष्ट्रपति ट्रंप अपने शुल्कों का बचाव करते हुए अमेरिका भारत संबंधों को पूरी तरह से एक तरफा आपदा कहते हैं और दावा करते हैं कि भारत ने शुल्कों को शून्य करने की पेशकश की है। अमेरिकी अधिकारियों के सार्वजनिक बयानों में एक स्पष्ट असंगति है। हर अधिकारी अपने हिसाब से अलग अलग बयान दे रहा है। ठीक है, भारत ने शुल्कों को टैक्स को शून्य करने की पेशकश की है, लेकिन सब चीजों में नहीं की भाई साहब। बेसेंट की दिखावटी टिप्पणी संभवतः घरेलू राजनीतिक नतीजों को प्रतिबंधित करने के लिए बैठक के महत्व को कम करने का प्रयास करती है। वो अपने जो घर की जो समस्याएं हैं ना, तो जो घरेलू राजनीतिक है उसका ज़्यादा प्रेशर ना क्रिएट होने पाए, बस इसके लिए वो उटपटांग बयान वो दे रहे हैं। हालांकि यह स्थिति उनके अपने भारत की आलोचना और ट्रंप के आक्रामक बयानों से तुरंत कमजोर पड़ जाती। एक बार वो कह रहे हैं कि ये जो SCO समिट है वो दिखावटी है, फिर कह रहे हैं कि पुराना सम्मेलन है, और उसके बाद उस पर खींच भी रहे हैं, गुस्सा भी उतार रहे हैं। तो ये लोग बिल्कुल आपा खो चुके हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। दरअसल दिक्कत ये है ना कि इनको लगता था कि भारत ऐसे कठिन या कठोर डिसीजन ले ही नहीं सकता। दरअसल दिक्कत ये है ना कि इनको लगता था कि भारत ऐसे डिसीजन लेगा ही नहीं। ये समझते थे कि हम जिस तरह से भारत से ट्रीट करना चाहें उस तरह से उससे हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये भूल गए थे कि दुनिया चेंज हो गई है और इंडिया जो है वो अनस्टॉपेबल है। ठीक है, वो किसी के नहीं सुनने वाला। यह बताता है कि अमेरिकी प्रशासन एक स्वर में बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारे अधिकारी अपने अपने राग अलाप रहे हैं और अपने ही कार्यों के प्रति एक सुसंगत नीति प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह पूरे शुल्क कार्रवाई को एक रणनीतिक प्रतिक्रिया की बजाय एक लेन देन पर आधारित सौदेबाजी के रूप में पेश करता है। यह बदले में उनकी विदेश नीति के मूल को उजागर करता है, कूटनीति के लिए एक शून्य राशि लेन देन पर आधारित दृष्टिकोण। अमेरिका रियायतें निकालने के लिए एक साझेदार के साथ एक विरोधी जैसा व्यवहार करता है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो स्पष्ट रूप से भारत को कहीं और स्थिरता की तलाश करने के लिए प्रेरित कर रहा है। विदेश नीति और थिंक टैंक समुदाय, स्टिम्सन सेंटर और काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस जैसे संस्थानों के विशेषज्ञ एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं। माइकल कुगलमैन इस यात्रा को एक शक्तिशाली संकेत कहते हैं जो वाशिंगटन को एक स्पष्ट संदेश भेजता है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की एलिसा आरियस का मानना है कि यह यात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंध में प्रमुख व्यवधान के कारण महत्वपूर्ण है। वहीं स्वामीनाथन अय्यर अधिक दूरदर्शी होकर इस पर अधिक ध्यान देने के प्रति आगाह करते हैं, यह कहते हुए कि चीन पाकिस्तान का एक करीबी सहयोगी बना हुआ है और मूल मुद्दे हल नहीं हुए हैं। हालांकि मेरा मानना है कि दुनियावी मंच पर पाकिस्तान की उपादेयता भारतीय चुनौतियों को कमतर करने और भारत को उलझाए रखने की क्षमता से निर्धारित होती है। यदि भारत और चीन आपसी विवादों को हल कर लेते हैं तो पाकिस्तान चीन के लिए महत्वहीन हो जाएगा। वैसे भी अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम और पाकिस्तान का समर्पण चीन बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वयं व्यक्त की गई भारत की नीति रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। किस पे आधारित है? रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। इसका अर्थ है कि भारत का चीन का प्रतिसंतुलन करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगर कोई विदेशी ताकत ये सोच रही है कि हम चीन का संतुलन करेंगे इसलिए हमको तैयार करें उसके लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन का प्रतिसंतुलन करने के लिए उपयोग हमें नहीं किया जा सकता है और संबंधों को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इस तथ्य को देखते हुए कि भारत को चीन के साथ लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बढ़ता व्यापार घाटा, सीमा विवाद और पाकिस्तान के लिए चीन का समर्थन, यह साबित होता है कि एक मौलिक संरेखण नहीं हो रहा है। इसके बजाय भारत एक अविश्वसनीय साझेदार, अमेरिका द्वारा उत्पन्न जोखिमों को कम करने और अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रतिद्वंदी के साथ जुड़ने का एक व्यावहारिक विकल्प बना रहा है। यह यात्रा एक सैद्धांतिक विदेश नीति सिद्धांत का एक व्यावहारिक अनुप्रयोग है, न कि एक भावनात्मक प्रतिक्रिया। यूरोपीय और अन्य पश्चिमी दृष्टिकोण द गार्जियन और डाइची वेले जैसे आउटलेट संबंधों के सामान्य होने और बिगड़ते संबंधों के बीच अमेरिका को एक संकेत देने के विषयों को दोहराते हैं। वे समय पर भी ध्यान देते हैं, यात्रा को एक ऐसे कार्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो उन्हें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संगत में लाता है, ठीक उसी समय जब वाशिंगटन के साथ भारत के संबंध खट्टे हो गए हैं। ग्लोबल साउथ के एक नेता के रूप में भारत की भूमिका, SCO मंच स्वयं ग्लोबल साउथ के एक नेता के रूप में भारत की भूमिका को पुष्ट करता है। यह रिपोर्ट भारत के लिए इस मंच का उपयोग साझा चुनौतियों का समाधान करने, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक शासन के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के महत्व पर प्रकाश डालती है जो विशेष रूप से पश्चिम नेतृत्व वाला नहीं है। आर्थिक और रणनीतिक निहितार्थ, व्यापार असंतुलन हम देखते हैं तो एक लगातार चुनौती, जबकि शिखर सम्मेलन के दृश्यों से संबंधों में गर्मी का संकेत मिलता है। अंतर्निहित आर्थिक चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत का चीन के साथ एक विशाल संरचनात्मक व्यापार घाटा है जो 2024-25 में
$99.2 बिलियन तक पहुंच गया। पश्चिमी गठबंधनों के लिए दीर्घकालिक परिणाम। यह यात्रा दुनिया को संकेत देती है कि अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था के बाहर एक व्यवहार्य मार्ग है और एक प्रमुख लोकतंत्र स्वतंत्र रूप से युद्धाभ्यास करने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। यह चीन को एक राजनीतिक जीत और रूस को राजनयिक लाभ देता है। चीन को राजनयिक जीत और रूस को राजनयिक लाभ देता है। अमेरिका के लिए दीर्घकालिक जोखिम केवल एक बाजार खोना नहीं है, बल्कि अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति के रणनीतिक आधार को खोना भी है। संश्लेषण और दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा पर पश्चिमी दृष्टिकोण चिंता, विश्लेषण और विरोधाभास का एक जटिल मिश्रण है। यह पहले से मौजूद पूर्वाग्रहों से आकार लेता है, तात्कालिक आर्थिक दबावों से प्रेरित होता है और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की लंबे समय से चली आ रही विदेश नीति की मौलिक गलत व्याख्या द्वारा परिभाषित होता है। शिखर सम्मेलन के दृश्यों ने इसके सार को ढक दिया, जिसे पश्चिमी कथन ने एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को गठबंधन में एक कट्टरपंथी बदलाव के रूप में प्रस्तुत किया। वैकल्पिक रूप से यह अपनी नीति को पुनर्गठित कर सकता है, भारत के साथ अधिक सहकारी शर्तों पर फिर से जुड़ सकता है। भारत बदले में अपने संबंधों को संतुलित करना जारी रखेगा, यह पहचानते हुए कि जबकि अमेरिका अप्रत्याशितता का एक जोखिम है, चीन के साथ एक पूर्ण संरेखण एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है, क्योंकि सीमा और व्यापार के मुद्दे अनसुलझे हुए हैं। पश्चिमी नीति निर्माताओं के लिए मुख्य सबक यह है कि सहयोगियों के साथ विरोधियों जैसा व्यवहार करना एक हारने वाली रणनीति है। रिपोर्ट एक अधिक सूक्ष्म मूल्य आधारित दृष्टिकोण की सिफारिश करती है, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करता है और एक तरफा आर्थिक दबाव से बचता है। ओके, तो आज के वीडियो में आपने देखा कि जो मौजूदा परिदृश्य चल रहा है, राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो थोड़ी खटास आई है, उससे नए विकल्प क्या बन रहे हैं, नई स्थितियाँ क्या जन्म ले रही हैं, इस मुद्दे पे जो पश्चिमी मीडिया है उनका क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है, वो सब भी आप लोगों ने देखा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूएस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में ये भुगतेंगे। वैसे भी इनकी चौधराहट को जवाब दिया जाना जरूरी है। ये मामला आज का नहीं, ये मामला बहुत पुराना है। आपको याद होगा वो वाकया जब इनके ही दबाव की वजह से हमने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया था ईरान में, लेकिन हमको वहाँ से लौटना पड़ा। पूरे वैश्विक बिरादरी में हमारी बेइज्जती हुई थी और जो हमारे सहयोगी हैं वो भी थोड़ा सा हमें डरे कि भारत के साथ संबंध रखा जाए अथवा ना रखा जाए, क्योंकि ये ऐसे जब ऐसे नाजुक दौर आएगा तो यूएस की कोई डांट पड़ेगी और ये पीछे हट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि भारत इसकी बड़ी कीमत चुकाता रहा है अमेरिका के साथ संबंध की। और वैसे भी वैश्विक संबंधों की नई व्याख्या करने का समय अब आ गया है और कमान अपने हाथों में लेनी होगी। बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। इसके लिए देश को तैयार रहना चाहिए, देश के सभी नागरिकों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार की आलोचनाओं से बचिए, क्योंकि सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो देश के लिए अच्छा ही करना चाहती है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो देश के बारे में बुरा सोचेगी। जो भी सरकार सत्ता में है वो देश के बारे में अच्छा करेगी। भारत सरकार के पास जो मौजूदा विकल्प हैं उन पे वो गौर कर रही है, उन पे ध्यान दे रही है और सारे संबंधों की पुनर्समीक्षा कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाला समय जो है वो भारत का है और हमें बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार है। आप सबको भी सहृदयता से इंतज़ार करना चाहिए। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।